गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन पहले हमने पढ़ा था भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, अब आगे जल संसाधन। जल संसाधन को विस्तृत रूप से जानने के लिए जैसे ये संपूर्ण भूपृष्ठ है, इसके ऊपर 71% भाग है वो जल है, 29% भाग है वो स्थल भाग। 71% भाग जल है और 29% भाग है वो स्थल भाग। अब 71% को हम पूरा 100% मानते हैं। यह संपूर्ण भाग है, इसमें से संतानवे प्रतिशत भाग खारा पानी, मात्र 3%। पहले हमने क्या पढ़ा था? संपूर्ण भूपृष्ठ पर 71% जल है, 29% स्थल भाग है। अब हमने 71% का 100% मान करके इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो 79% खारा पानी, मात्र 3% पानी है वो पीने योग्य या मानव उपयोगी। अब हम अध्ययन करेंगे इसका। पहले हमने इसका इधर हमने एक्सप्लेन किया, फिर मात्र 3% का एक्सप्लेन करेंगे। जो पीने योग्य पानी है 3%, उसके बारे में करेंगे। 69% पानी बर्फ के रूप में हिमानियों वे पर्वत के प्रदेश में स्थित है, जहां पर मानव पहुंच ही नहीं पाता, मानव की पहुंच नहीं है। यानी वो 69% है मनुष्य के लिए जो मतलब काम में नहीं ले सकता। पानी पीने के योग्य है वो, लेकिन वो उसको काम में नहीं ले पाता। बाकी बचा 30%। 30% पानी है वो भूमिगत, वाष्पीकरण और अन्य स्रोतों के द्वारा उपलब्ध होता है। वो भी 1% पानी है वो मनुष्य इसके ऊपर निर्भर करते हैं, जिसमें पीने योग्य पानी और सिंचाई वे अन्य कार्यों में उपयोग लेते हैं।
जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पहले जल को यह माना जाता था कि यह अनवीकरणीय जल संसाधन है। अभी वर्तमान में जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन इसलिए है, कितना भी प्रदूषित हो, दूषित हो, सागरों से जो पानी प्राप्त होता है उसको हम फिल्टर प्लांट के माध्यम से मानव उपयोगी बनाया जा रहा है और उसको यूज में लिया जा रहा है। तो इसके लिए जो अलवणीय जल है वह अमूल्य संसाधन है। जल भूपृष्ठ का 3/4 भाग, भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के 2/3 भाग को पृथ्वी 2/3 भाग महासागरों से ढकी हुई है। संपूर्ण जल का 97% पानी लवणीय जल है। अर्थात खारा पानी। जो महासागरों में पाया जाता है। 3% पानी ही मानव उपयोगी अर्थात पीने योग्य है। संपूर्ण पृथ्वी पर अलवणीय जल मात्र 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग किसका 2.7% जो अलवणीय है, संपूर्ण पृथ्वी पर मानव के पीने के लायक है, उपयोगी है, उसका 70% भाग, लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों व हिमालयों के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड आदि देशों में जो बर्फ की चादरों व हिमालय के रूप में पानी जमा है वो पीने योग्य है, लेकिन वो मनुष्य के पहुंच के बाहर है। जल संसाधन का विभाजन करते हैं। जल 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पृष्ठीय जल, जो पृथ्वी के ऊपर या अंदर जो पाया जाता है उसको कहते हैं। और दूसरा जल है वो वायुमंडलीय। पृष्ठीय जल वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में रहता है। पृष्ठीय जल भौम जल यानी भूमिगत जल, भूमि के अंदर पाया जाने वाला जल, जो हम कुओं व नलकूप के माध्यम से, हम बावड़ियों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। दूसरा भूमिगत यानी भूमि के ऊपर बहने वाला जल, नदियों, तालाबों और झीलों में पाया जाने वाला जल। वायुमंडलीय जल
अभी बताया हमने, वाष्पीकरण के द्वारा अथवा वाष्प जल कहलाता है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। यह स्थिर प्रक्रिया पर निर्भर है, स्थिर है, और यह है जल चक्र के द्वारा। जल चक्र के द्वारा वाष्प महासागरों से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है और फिर वर्षा के रूप में पुनः भूमि पर आता है और मानव उपयोग करता है और अपशिष्ट पदार्थ या व्यर्थ के रूप में बहता है, फिर से भूमिगत होकर के वापस भूमजल के रूप में जाता है। फिर मनुष्य उसी को बाहर निकालता है नलकूप, कुएं, बावड़ी आदि से, और फिर उसका वाष्पीकरण होता है। इस तरह से उसका जल चक्र बना रहता है। जल की मात्रा स्थिर है, ना जल बढ़ाया जा सकता है और ना ही जल को घटाया जा सकता है। बस जनसंख्या वृद्धि के कारण इसके उपयोग की मात्रा प्राप्त होने में दिक्कत आएगी। जनसंख्या जब ज्यादा बढ़ जाएगी और मात्र जिस तरह से आज हमने पढ़ा था भूमि संसाधन, जनसंख्या बढ़ती गई, भूमि घटती गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी कम पड़ गई, पृथ्वी का क्षेत्रफल कम पड़ गया, वो नहीं। उसी तरह से जल की मात्रा हो कि वो स्थिर है, ना कम है और ना ज्यादा है, बस उसकी आपूर्ति होने की कमी आ गई। तो हम जल का उपयोग किस किस के रूप में करते हैं? तो जल का उपयोग हम कृषि कार्य के लिए करते हैं, सिंचाई करते हैं, उद्योगों के रूप में काम में लेते हैं, मत्स्य पालन के लिए काम में लेते हैं, जैव विविधता का संरक्षण, इस कार्य के अंदर आता है जैविक एग्रीकल्चर। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे, पशु, जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, उनका संरक्षण करने के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। और बांधों के जलाशयों के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। तो ये हो गया हमारा जल का उपयोग। इन कार्यों में हम जल का उपयोग करते हैं। लेकिन अलवणीय जल की मात्रा कम होने के कारण इसकी आपूर्ति, जल की आपूर्ति में कमी आ रही है। यानी हमें जितनी आवश्यकता है उतना मिल नहीं पाता। उसकी कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या। आज प्रति व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर यूज करता है पानी। भारत की जनसंख्या कितनी है? अगर हम ऐसा करेंगे तो भावी जीवन में क्या हमें पीने योग्य पानी मिलेगा? नहीं। तो फिर हम किसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर खारा पानी पीना पड़ेगा और हमें मरना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रति व्यक्ति पानी का जो खर्च है उसको घटाना होगा। और वो हम कैसे घटा सकते हैं? क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? क्या हम नहाए बगैर रह सकते हैं? क्या कपड़े धोए बगैर रह सकते हैं? नहीं। तो इसलिए हमें इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वर्षा का जल बचाना चाहिए। वर्षा का जल संग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने में क्या होता है कि खर्च कम होता है, व्यय कम होता है। और 2 घंटे की बारिश 2 घंटे की बारिश
8,000 लीटर जल प्राप्त कर सकते हैं। तो 8,000 लीटर पानी प्राप्त हो सकता है। जल रिसाव रोककर इसका उदाहरण है आपके सामने। मान लो ये नल है, एक बूंद चपकता है तो हम उसके ऊपर परवाह नहीं करते, लेकिन अगर इसका आंकलन किया जाए तो एक साल में लगभग 1200 लीटर पानी, एक नल का एक बूंद से टपकने वाला पानी एक साल में 1200 लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। तो हमें जल रिसाव को भी रोकना चाहिए। भोजन व नकदी फसलों की बढ़ती मांग, भोजन यानी कि खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हम अधिक से अधिक उपजाऊ करते हैं, कृषि करते हैं। आवश्यकता की